हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कल उत्तराखंड के उपचुनाव में बद्रीनाथ में जब बीजेपी हारी तो पूरे देश में जश्न मनाया गया, लेकिन उसमें जो निष्पक्ष पत्रकार थे उन्होंने भी जश्न मनाया। दरअसल लोकतंत्र के लिए यह एक बहुत सुखद अनुभव था जो लाइव देख पा रहे हैं और जो वास्तव में राजनीतिक विश्लेषक हैं। और देखिए, इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए, खासकर हिंदुस्तान के संदर्भ में बद्रीनाथ ने जो एक मैसेज संदेश दिया है वो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया आयाम बनने वाला है। तो पहले तो मैं बद्रीनाथ वासियों को दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो एक रास्ता दिखाया है, वास्तव में एक मिसाल पेश की आपने। और देखिए, मैं क्यों तारीफ कर रहा हूं बद्रीनाथ वासियों की। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है और वहां चुनाव हुए और उन्होंने अनिल बलूनी को जिताया। बद्रीनाथ विधानसभा से लोकसभा के दौरान बीजेपी जीती है और ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने बाद ही चुनाव होता है, उपचुनाव, और उसमें बीजेपी हार जाती है। दरअसल ये एक मैसेज दिया बद्रीनाथ वालों ने कि हम दल बदलू नेता स्वीकार नहीं करेंगे। अनिल बलूनी जीते मोदी जी के कारण। और देखिए, जनता बड़ी समझदार हो गई है। और ये जो लोकतंत्र था, अगर मान लीजिए कि राजेंद्र भंडारी जीत जाते तो बीजेपी और घमंडी हो जाती और नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती, और कहीं ना कहीं आप समझिए जो बीजेपी का कार्यकर्ता है जमीनी, उसको भी निराशा होती। तो बद्रीनाथ वालों ने बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं पर भी मरहम पट्टी का काम किया है जो निस्वार्थ रूप से इस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कल 25 से 50 फोन आए शाम को कि रवि भाई आपने देखा, क्योंकि मेरे अधिकतर बीजेपी वाले ही हैं, वो बड़े खुश हुए क्योंकि मैंने पोस्ट डाल दी थी कि बद्रीनाथ की जो जीत है वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। तो मेरे पास मैसेज आए कि भाई अच्छा लगा कि आपने ये बात लिखी, हमारे दिल को शांति मिली। देखिए, ये बात देखिएगा कि आप दल बदल करके लेके आ रहे हैं नेता को, और राजेंद्र भंडारी जिनको कांग्रेस ने अपार सम्मान दिया, हरीश रावत ने उन्हें मंत्री बनाया, हरीश रावत के बहुत करीबी माने जाते थे, और वो पार्टी में जो सूचनाएं मुझे मिली, वो बीजेपी पार्टी में आए, उन्होंने कहा देखिए मैं आपके वहां विधायक बन जाऊंगा, विधायक तो मैं भी हूं, बोले हम आपको मंत्री पद भी देंगे। और देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार जो जून में हो जाना था, वो अभी तक इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो इस विधानसभा उपचुनाव का इंतजार कर रहे थे कि राजेंद्र भंडारी जीतेंगे और इनको हम मंत्री बनाएंगे। अभी भी देखिएगा, जो बीजेपी में वर्तमान में जितने मंत्री हैं उनमें अधिकतर मंत्री कांग्रेस से आयातित है। कांग्रेस के मंत्री आप कह सकते हैं। सुबोध उनियाल जी कहां के हैं, सतपाल जी महाराज जी कहां के हैं, और रेखा आर्या जी कहां की हैं, सौरभ बहुगुणा जी कहां के हैं। तो बीजेपी का जो मूल नेता उसे मिला क्या? वो तो बेचारा घंटी बजा रहा है। वो तो अब देखिए, जैसे मैं रामनगर के विधायक की बात करूं, हमारे देवान से 5 बार जीते हैं और 5 बार टिकट दिया, 3 बार जीते हैं सम्मान के साथ, उन्हें मंत्री नहीं मानती कभी भी। उन्हें पता है कि ये हमें साथ देंगे। तो इसी तरीके से पूरे प्रदेश में बीजेपी के जो नेता थे, जमीनी नेता, आज भी देखिएगा कि बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो बड़े पीड़ित होते हैं। उनकी सुनवाई नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनकी किसी भी विभाग में सुनवाई तक नहीं होती। वो बेचारे परेशान है, बोले हम किस बात के नेता हैं बीजेपी के। अभी इस बीजेपी लगातार दूसरे साल सत्ता में है, यानी कि अभी भी बीजेपी को 7.5 लगातार सत्ता में हो गए। अभी भी अधिकारी कांग्रेसी विधायकों की सुनते हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, और कांग्रेसी विधायकों के भांजे भतीजों की सुनते हैं। आपको यकीन हो, ताज्जुब होगा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो आप सुनिए, वो कार्यकर्ता क्या करे। कार्यकर्ता पूरे साल हल्ला करता है, चलो बीजेपी को जिताओ, और ना तो उसे ठेके मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के हर बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनसे पूछेगा आप, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए वोट कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए जा रहे हैं। घंटा 1 रुपए का उन्हें फायदा नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, कई लोग कह रहे हैं बद्रीनाथ की जो सीट थी वो इससे पहले भी कांग्रेस की थी, तो क्या बड़ी बात हो गई, बीजेपी कांग्रेस फिर जीत गई। बड़ी बात इसलिए है, और बद्रीनाथ का सम्मान भी इसलिए है क्योंकि अनिल बलूनी को लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ ने जिताया है। यानी बद्रीनाथ वाले जानते हैं कब किसको कहां जिताना है। इसलिए मैंने कहा कि बद्रीनाथ वालों के वासियों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लोकतंत्र की एक सच्ची जीत है, और यह जीत इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप कि इससे शायद भाजपा हाईकमान को एक संदेश जाए
कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है, कार्यकर्ताओं को काम देना है। देखिए, उनकी पीड़ा वो सामने तो आके कहेंगे नहीं, एक पत्रकार को बताएंगे वो चीजें कि यार हमारे साथ बड़ा न्याय हो रहा है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है, बिलख रहा है। ये बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए कि जहां जहां आपके देखिए 2.5 साल बाद चुनाव है फिर उत्तराखंड में, और अगर कांग्रेस ने गुटबाजी नहीं करी, हरीश रावत जैसे महान नेता, रणजीत सिंह रावत जैसे महान नेता आपस में अगर ये गठबंधन नहीं किए, तो फिर कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। आपने देखा कि 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस निश्चित रूप से वापसी करती, लेकिन जब आपसी खिंचातान हुआ, उस समय मुख्यमंत्री धामी जो नए मुख्यमंत्री बने, उनके ताबड़तोड़ फैसले, उससे भरोसा जगा था लोगों को, और इस कारण से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की वापसी करी। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। आप बताइए, बीजेपी सरकार के रहते हुए बीजेपी अपनी ही उस सीट को हार जाती है जब उसने लोकसभा में उस सीट से बढ़त बनाई हो। तो ये बीजेपी को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री धामी को सोचना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सोचना चाहिए, अब प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार जी को भी सोचना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत आवश्यक होता है, उनको आदर देना, उनकी सुनवाई होना। मुझे तो आज भी देखता है कि उत्तर प्रदेश में जब हम आते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उस दौरान जब अखिलेश सरकार की सरकार थी, एक मामूली कार्यकर्ता भी किसी भी अधिकारी को हड़का के चलाया जाता था। चुप, काम होते थे भाई वहां। और यहां उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में यह हाल हो रहा है। समय एक बड़ा कार्यकर्ता भी अगर जाता है तो कह रहा सर हमारा काम हो जाएगा क्या, मतलब ये हाल है। तो अपने कार्यकर्ताओं की सुनिए, उनकी बातें हो नहीं रही है, बस ऊपर ही ऊपर सारा काम हो रहा है। तो जब तक कार्यकर्ता को सम्मान नहीं होगा बीजेपी को, और ये सुनिए, ये जनता भी समझ रही है, इसलिए लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी जीत है। एक नया पैमाना दिखाया है बद्रीनाथ की जनता ने। मैं बद्रीनाथ वासियों को, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार बद्रीनाथ वासियों ने ये हिंदुत्व की हार है, ये ऐसा है, जी नहीं, ये हिंदुत्व की हार बिल्कुल नहीं है। वहां सारे हिंदू ही रहते हैं, मुस्लिम वोट बहुत कम है, मैं बता दूं आपको। और राजेंद्र भंडारी जी एक स्थापित नेता थे, मतलब उनकी अपनी पकड़ थी, उनका भी अपना एक वोट बैंक था। तो ऐसा क्या हुआ? और देखिए, पहाड़ी इलाकों में अगर आप 5,000 वोटों से हार रहे हैं, अधिक घाटे से हार रहे हैं, तो ये मैदान की तुलना में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख से अधिक है। ये मान के चलिए कि यहां पर अगर हम तुलनात्मक करें मैदान से और पहाड़ की तुलना में, तो लगभग ये 5 लाख से अधिक की हार है, करारी हार है। इस करारी हार पे बीजेपी कितना सबक लेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हां, बीजेपी को यह समझना होगा कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान बड़ा जरूरी है। अब ऊपर के नेता जो टॉप में बैठे हुए हैं वही सारी मलाई खाएंगे सत्ता की, जमीनी कार्यकर्ता को सिर्फ हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है लेके दौड़ा देंगे, दरी बिछाने के दौड़ाएंगे। तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो खबर आई कि बद्रीनाथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जो उसने दिखाया बना, जाओ जिसको मर्जी हो वोट डालो, लेकिन मोदी जी के नाम पे अनिल बलूनी को वोट पड़ा बद्रीनाथ उपचुनाव में, जबरदस्त पड़ा। तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत खूबसूरत जीत है। और देखिए, कांग्रेस ने जो एकजुटता दिखाई मंगलौर में और यहां पे, सैल्यूट। और कांग्रेस को ये एकजुटता दिखानी होगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। मैं हरीश रावत जी से और रणजीत सिंह रावत जी से, दोनों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में एक पत्रकार को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक मजबूत के लिए, क्योंकि देखिए हम एक पिछले के तौर पे देखते हैं, एक तरफा मैच जब आप गुटबाजी करते हो और एक तरफा ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कांग्रेस बैटिंग करने आ रही है और 6 गेंदों में चाहिए 1 रन, 2 रन जीतने के चाहिए, तो वहां होता क्या है कि दूसरा कांग्रेस से आके बैट को छिपा के उसके विकेट को हिट विकेट करवा देता है, और या दूसरे बैठा वो अपने खिलाड़ी को रन आउट कर रहा है, तो बोला आजा रन लेने आजा। तो ये कर रही है कांग्रेस उत्तराखंड में। तो कांग्रेस को मजबूत होना है, एक होना होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन हाँ, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पे कांग्रेस थोड़ा बैकफुट में चली जाती है। कांग्रेस को यह सोचना होगा 2027 के चुनाव के मद्देनजर कि सिर्फ फोकस करे महंगाई पे, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर और उत्थान पर, इसी पर, बाकी किसी और विषय पे चर्चा ना करे तो बेहतर होगा। लेकिन क्या करें, कांग्रेसी बाज नहीं आते, फिर वो उठा के हिंदू मुसलमान मुद्दे पर जो है बैक करने लग जाते हैं। वहां कांग्रेस सबसे बड़ी गलती करती है। लेकिन बद्रीनाथ ने जो एक मैसेज दिया है पूरे देश को, उस मैसेज को समझना चाहिए। और फिर निवेदन करना चाहता हूं सभी लोगों से कि बद्रीनाथ की जनता को प्रणाम कीजिए। ये जीत लोकतंत्र की जीत है, ये जीत को कांग्रेस की जीत में समझिए, ये इसको आप बीजेपी की हार मत समझिए, ये दल बदलू नेताओं की हार है, और दल बदलुओं को हारना चाहिए, ये निश्चित रूप से जान लीजिए।
देखिए, दल बदल दो तरीके से होते हैं, या तो एक विचारधारा के तौर पर किया जाए, लेकिन कोई पद के लालच के लिए अगर दल बदल करता है तो निश्चित रूप से, फिलहाल मेरी आंख पे चोट लग गई थी, तो ना तो मंगलोर को मैं विश्लेषण कर पाया और ना ही मैं बद्रीनाथ जा पाया। तो काश मेरी आंख सही होती तो मैं कर पाता वहां का विश्लेषण कि कौन जीत रहा है, इसलिए मैं विश्लेषण नहीं बन पाया, क्योंकि जब तक मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता नहीं, मैं कैसे जा पाता। लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं एक बार राजेंद्र भंडारी का इंटरव्यू लूं, उनसे पूछूं, मजा आया साहब, कैसा लगा आपको। तो मेरे जो पत्रकार मित्र हैं बद्रीनाथ में, मेरा ये सवाल राजेंद्र भंडारी से जरूर पूछिएगा कि कैसा लगा आपको। जो आपकी पार्टी थी, सम्मान दिया पार्टी ने, आपके नेताओं ने आपको सम्मान दिया, और गढ़वाल की 14 विधानसभा में अकेली एक विधानसभा जहां कांग्रेस जीती थी, बद्रीनाथ, वहां पे आपने कांग्रेस को धोखा दिया, क्यों दिया। यह बहुत सवाल था जिसमें बद्रीनाथ की जनता ने सबक सिखाया है। और देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बद्रीनाथ की जीत बहुत बहुत बड़ी जीत है। 5,000 वोटों से जीतना, वो भी उपचुनाव में, जिसमें लोग तो सोचते नहीं है। अब सारा बीजेपी का जो ऊपर की मंडली थी, सब वहां पहुंची हुई थी, पूरी सरकार वहां पहुंची थी, उसके बावजूद वहां के लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस को, बीजेपी को हराया है, उसके लिए उन्हें सैल्यूट बनता है। और यही लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र में आप परिदृश्य देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, हालांकि इस हार से और जीत से बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं था। मंगलौर का मैं विश्लेषण बाद में करूंगा, क्योंकि मंगलौर की जीत के लिए भी हरीश रावत जी और बाकी नेता वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं, एकजुटता बनाए रखी उन्होंने। फिलहाल मैं फिर निवेदन करूंगा कांग्रेस के नेताओं से, खासकर हरीश रावत जी से, थोड़ा पुत्र मोह से ऊपर उठिए, कांग्रेस को एक कीजिएगा। रामनगर में रणजीत सिंह रावत जी एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाइए। और आपको लगता है कि नहीं प्रतिद्वंदिता है, उन्हें सल से चुनाव लड़ाते हैं, तो जब इस बार हुआ, जब आपने महेंद्र जी को बुला दिया, महेंद्र पाल सिंह जी को, आपके वहां इतना अच्छा नेता था पुष्कर दुर्गापाल जी, उन्हें आप टिकट दिलवा देते, पुष्कर दुर्गापाल जी भी आराम से यही होते, तो 100% कांग्रेस विधानसभा जीतती रामनगर का, दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि तब संजय नेगी भी चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन हरीश रावत ने तब पुष्कर दुर्गापाल जी की नहीं सुनी, और जबकि पुष्कर दुर्गापाल जी हरीश रावत के बेहद करीबी हैं। तो सोचिए आप, हरीश रावत जी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए तो पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मेरा बेटा ही लड़ेगा हरिद्वार लोकसभा, लेकिन यार दुर्गापाल जी के लिए आप आवाज नहीं उठाते। अच्छे नेता है, बुद्धिजीवी नेता है, लोगों की मदद करने वाले नेता है। बताइए, अगर आपको चिढ़ थी कि नहीं, और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2027 में 2.5 साल रह गया, और 2.5 साल के लिए कांग्रेस को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बद्रीनाथ एक मैसेज दिया है, एकता बनाए रखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति में मत फंसिए, जहां पे मुसलमान गलत है उसे गलत बोलिए। बस कांग्रेस ये नहीं करती, कांग्रेस वहां पे बिल्कुल साथ देने लग जाती है, और यही कारण से हिंदू मजबूर होकर क्या करता है, चलो क्या करें यार, प्रशांत तो है, जो बीजेपी के वोट दो। ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। लेकिन यह है कि कार्यकर्ता बीजेपी का वास्तव में निराश है, और अगर यही हाल रहा बीजेपी के लिए, तो मैं समझ सकता हूं कि 2027 में बीजेपी 2.5 का आंकड़ा भी पार कर ले, क्योंकि कार्यकर्ता रिवर्स गियर में चला गया ना। रिवर्स गियर का समझते हो कि एक तो होता है कि इस बार तो कार्यकर्ता नीरस था, लेकिन अगर वो चला गया रिवर्स गियर में, नहीं भैया छोड़ो, नहीं देना वोट, तो बीजेपी के बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। सबक सीखिए, 2.5 साल का है, ऊपर के लोग दुनिया भर की कमाई कर रहे हैं, कार्यकर्ता को ढेला नहीं मिल रहा है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल के झंडा लेने जा रहे हैं। ये मैं अपनी आंखों से देखता हूं, पीड़ा होती है लोगों के लिए। संगठन की पार्टी है, मिल के आ रहा है बेचारों को। मैं रामनगर की बात, रामनगर जितने बूथ अध्यक्ष हैं, उन बूथ अध्यक्ष को कितनों को काम मिल रहा है, किसी को काम नहीं मिला, सब बेचारे घर में बैठे हुए हैं। मैं पहाड़ की तरफ गया, वहां के बीजेपी के नेता के बूथ अध्यक्ष खाली बैठे हुए हैं, और किस बात के बूथ अध्यक्ष बनाए भैया आपने। और इस बार देखिए, कांग्रेस ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ रामनगर में, तो कांग्रेस ने अपने बूथ अध्यक्ष को 11,000 के ऊपर पैसा दिया, और बीजेपी ने कितना दिया भाई, 5 से 7,000 रुपए में। जो पार्टी सत्ता में नहीं है 10 साल से, वो अपने कार्यकर्ताओं की बूथ अध्यक्षों को 11,000 रुपए दे रही है। और यहां कांग्रेस, ये कथित तौर से कह रहा हूं, हाँ कहीं पता लगा सबूत लाने के लिए मुझे मुकदमा दर्ज हो जाए, कथित तौर से सूचना मुझे मिली, उसके आधार पर कह रहा हूं, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन भी कांग्रेस वालों ने 11,000 रुपए दिए बूथ अध्यक्ष को, और यहाँ बीजेपी को क्या मिला, 5 से 7,000 रुपए, ऐसा लोग कह रहे थे। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो बताइए, क्या कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए आप, उन्हें आपने घंटा ऐलान के रखा हुआ है। सबक सीखिए। लेकिन उन्हें लोकतंत्र की जीत के लिए बद्रीनाथ वासियों को सलाम है, प्रणाम है। हे बद्रीनाथ, आपने एक रास्ता दिखाया है लोकतंत्र के लिए, यही लोकतंत्र की जीत है।
जब चुनाव बिल्कुल उससे होते हैं। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ में चुनाव हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं था, वहां पे मुद्दा था दल बदलू वाला, वहां मुद्दा था सबक सिखाना है, वहां मुद्दा था कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है। तो लोकतंत्र की जिंदा रखने के लिए बद्रीनाथ को फिर सलाम प्रणाम। और दिनेश चंद्र जी पूछ रहे हैं बंगलोर का है। सर ये हरिद्वार लोकसभा की एक विधानसभा सीट आती है, हरिद्वार जिले में है, और रुड़की अक्सर मंगलोर वहां पे आता है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सुन रहे कार्यकर्ता अपना ही पेट भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करते कार्यकर्ता में पेट, हाँ बेचारे अपना ही पेट भर रहे हैं। और दिनेश चंद्र जी भाई वो टोपी वाले विन, अच्छा एक है हमारे महेंद्र सिंह राणा जी, ओनली बीजेपी। हरपाल सिंह वर्ग की जनता जाग चुकी है। शिवर थोड़ी जी बचाने वाले सारे इसी पार्टी में। देखिए ये तो नहीं कहूंगा मैं सब इसी पार्टी में, सब पार्टियों में मैं सब पार्टियों में। आप देखिए आम आदमी पार्टी में कितने खतरा कांड हो रहे हैं वहां, जो सबसे ईमानदार पार्टी थी। तो ये आरोप तो खैर राजनीतिक आरोप है। शिव हाँ केदारनाथ पे चर्चा करनी पड़ेगी। केदारनाथ में मैं बेनू श्रद्धांजलि दूंगा शैला रानी रावत जी को। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, वो भी कांग्रेस से आई। और देखिए शैला रानी रावत जी का मंत्री बनना तय था अगर विस्तार होता, लेकिन किस्मत उनकी खराब रही कि वो उस समय भी चुनाव नहीं जीत पाई। और फिलहाल उनको बेनू श्रद्धांजलि, बहुत अच्छी थी बात, मदद करने वाली नेता थी, लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे बीच वो नहीं है। उन्हें आत्मा को शांति प्रदान करे। अब केदारनाथ में फिर चुनाव होगा, और वहां भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वहां 100% कांग्रेस ही जीतने वाली है, क्योंकि जो जीत का आंकड़ा था सलाना का वो ज्यादा नहीं था। तो केदारनाथ की जीत ये तय करने वाली है कि 2027 का चुनाव किस ओर जाने वाला है। फिलहाल इस पर विश्लेषण होगा। रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे, और ऐसे ही विश्लेषण के तैयार रहेगा। मंगलौर का विश्लेषण हम कल करने वाले हैं। फिलहाल सत्ता परिवर्तन तभी होगा नरेश चंद्र जी जब कांग्रेस में एकजुटता रहेगी, क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, जैसा 2022 में हुआ, 2027 में भी ऐसी हुआ, अगर ऐसी हाल रहे तो बीजेपी को वापसी से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है यूकेडी उसके हाल तो लग नहीं रहे। फिलहाल रवि के बिंदास बोलने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत,